जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए कुछ नई तरह की श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोग एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल स्पेशल जो क्लासेस चल रही थी, ऐसा आप लोग नहीं सोचेंगे कि हमारी क्लासेस बदल गई हैं। क्लासेस वही हैं, सिर्फ कुछ हल्का लेवल आपका ऊपर कर दिया गया क्वेश्चनों का। फिलहाल क्वेश्चन वही हैं जो आपके हर बार आते हैं, वही टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 PM पर होती है, आप लोग जानते हैं। डेली क्लास होगी जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जो भी हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होती है। देखिए अब यहाँ से हमें 2-3 क्वेश्चन मिले। पहला क्वेश्चन क्या मिला सर? पहला क्वेश्चन मिला यहाँ से कि पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने की थी, तो कहेंगे सर उदयन ने की थी। पहला क्वेश्चन मिला। दूसरा क्वेश्चन हमें मिला, ये पाटलिपुत्र कहाँ है, तो आपको याद है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान का पटना, ठीक है, इतना याद रखिए, वर्तमान का पटना। जानकारी कहाँ से मिली है, तो परिशिष्ट परिवर्तन से, बिल्कुल सही है। गार्गी संहिता से भी मिली है, वायु पुराण से भी मिली है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पाटलिपुत्र पटना, ये पटना जो है ये आपका यहाँ पर पड़ता है यूपी के बिल्कुल सटा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे आपसे। इसमें यात्री पूछ लिए गए। पहला है मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, बिल्कुल सही है। फारहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, बिल्कुल सही। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय, बिल्कुल सही। अच्छा, इसी में आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इब्न बतूता बहुत पूछा जाता है। इब्न बतूता याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर किसके शासनकाल में आया था, कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, याद रखेंगे, तुगलक याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तुगलक के समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ये जो विदेशी यात्री हैं इनका कभी कभी कालक्रम भी पूछ लिया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, धमाकेदार क्वेश्चन। करा बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। रैदास, बीरभान, दादू दयाल, चैतन्य। तो आपको याद रखना है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैतन्य। चैतन्य इसका राइट आंसर है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? चैतन्य थे। अच्छा, चैतन्य का एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इनका सिद्धांत पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे, आचित्य। क्या इनका सिद्धांत का नाम है? आचित्य भेदा, आचित्य भेदा भेदभाव। आचित्य भेदा भेदभाव जो है ये इनका सिद्धांत है, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत धमाकेदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर से आपसे विचार करना है कौन सा। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, सिर्फ आपको मंगाया गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1505 में फ्रांसिस्को ने द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, ठीक है। दूसरा आपसे कह रहा है पुर्तगालियों ने पहली अपनी जो व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में स्थापित की। तो आपको याद है ये आपके दोनों सही हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा लेवल बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर जैसे एसएससी जीडी में पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले फ्रांसीसियों की तरफ से कौन आया था, तो आपको याद द अल्मीडा जो था ये भारत में पहला यात्री था, पुर्तगाली। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे अगर सिंगल में पूछा जाएगा तो कह रहेगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी, तो आपको याद है कोचीन में अपनी पहली इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, याद रखेंगे। और ये फैक्ट्री कब, कहेंगे सर ये फैक्ट्री जो बनाई थी ये पहली कोचीन में बनाई गई थी, याद रखेंगे। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहले जब सबसे पहले आए प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध बाद उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो गया, उन्होंने अपना गवर्नर बैठाया। गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। तो कब बनाया गया था, तो आपको जानना 1833 में चार्टर एक्ट अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये कौन थे पहले जो ये इंसान थे, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन से? लॉर्ड विलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला वायसराय कौन था, तो कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। सर लॉर्ड कैनिंग, झंडूबाम कैनिंग इसे कह सकते हैं, ठीक है, लॉर्ड नहीं लगाएंगे हम, कैनिंग, ठीक है, कैनिंग था पहला वायसराय, कैनिंग था। अच्छा
अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। कौन सा था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग याद रखेंगे, हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? कई बार देखिए हुआ कुछ यूँ, जब मुगल काल आपका लड़खड़ाने लगा, मुगल काल की सत्ता जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद लड़खड़ाने लगी, उसके बाद कुछ छोटे छोटे भारत में कुछ छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल। जैसे बंगाल है, हैदराबाद, मैसूर और आपका अवध था, ये कई थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हैदराबाद की स्थापना किसने की? तो आपको याद ना, किनकिच खान ने की थी हैदराबाद की स्थापना। और इसका जो असली नाम था, इसे निज़ामुल मुल्क कहा जाता। क्या कहा जाता था? निज़ामुल मुल्क। क्या कहते थे? निज़ामुल मुल्क इसका असली नाम था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं और भी राज्यों की। जैसे अवध का जो नवाब था वो सआदत खां था। सआदत खां कहाँ का था? कहेंगे सर अवध का नवाब था। सआदत खां सर कहाँ का था? अवध का नवाब था। मुर्शीद कुली खां, ये सर कहाँ का था? इसने बंगाल की स्थापना की थी, बंगाल राज्य की स्थापना की थी, याद करेंगे। सादतुल्ला ये कहाँ के थे? ये कर्नाटक के थे। कहाँ के थे सर? कर्नाटक की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके। देखिए अब आपके दिमाग में मैसूर जरूर आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैसूर की जो वास्तविक संस्था थी, वास्तविक जो उसका उदय किया वो तो किसने किया सर? हैदर अली ने किया। लेकिन जो उसकी स्थापना का श्रेय जाता है वो इसको नहीं जाता, क्योंकि उसकी स्थापना कुछ गांव के ही लोगों ने वहां की थी। बाद में इसके प्रोत्साहन को देखते हुए, इसकी उपलब्धियों को देखते हुए मैसूर का शासक ये बन गया था, ठीक है, हैदर अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, जिसकी आप लोग अभी हैदर अली की बात कर रहे थे। लीजिए क्वेश्चन आ गया। कराम मंगलोर की संधि कब हुई? मंगलोर की संधियाँ, कर्नाटक युद्ध आपने सुना होगा, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, एक्सला सेपल की संधि हुई। ये युद्ध क्यों हुआ? देखिए अंग्रेजों ने अपनी विस्तार नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनी विस्तार नीति अपनाई, जिससे सबसे पहले उन्होंने कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों से लड़ा। उसके बाद आपने मैसूर का युद्ध सुना, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये सभी युद्ध हुए। उसी में ये एक था आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध जो थे ये 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, 4। इनमें से 2 किसने लड़े? कहेंगे जो 2 लड़े वो हैदर अली ने लड़े। किसने सर लड़े? हैदर अली ने। इनमें से 2 किसने लड़े? कहेंगे सर 2 जो लड़े ये टीपू सुल्तान ने लड़े। किसने? टीपू सुल्तान ने लड़े, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे सीधा एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, आपसे पूछा गया कि मंगलोर की संधि कब हुई थी? देखिए ये मंगलोर की संधि जो हुई थी वो 1784 में हुई थी, और ये कौथमा था, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर था। कौन सा था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, मैसूर। अब मैं आपको बता दूं, इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर युद्ध में किसकी? हैदर अली की सर मृत्यु हो गई थी। किसकी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली मारा गया था इसमें, हैदर अली मृत्यु हो गई, और टीपू सुल्तान ने संधि कर ली थी, टीपू सुल्तान ने, ठीक है। अब 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और उसमें टीपू सुल्तान भी मारा गया और मैसूर का विलय हो गया, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा स्क्रीन पर, स्पीड से चल रहे हैं, 25 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे करके जाइए। कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर आपके बाद में स्कोर बताना है, और वीडियो को ऐसा लगा जरूर बताना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए स्थायी बंदोबस्त, अगर लेखपाल वाले हैं आप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका राजस्व विभाग में भी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये आपके राजस्व विभाग में भी आएगी, और इतिहास में भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बनाया गया था, बिल्कुल सही। तो ये आपके दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात करें स्थायी बंदोबस्त की, कब आया सर? 1793 में आया। कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया, ठीक है। इन्होंने अपनी अपनी तरीके से, कहने का मतलब इनका मेन मोटो क्या था? तो इनका मेन जो इनका फोकस था वो किस पर था? वो सर था कर्ज पर, मतलब के लगान पर। कैसा था? लगान वसूलना। इनका मेन मकसद था लगान को वसूलना, इनसे कर लेना, ठीक है। इसलिए वारेन हेस्टिंग अपनी लाए इजारेदारी, ठीक है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाए, रैयतवाड़ी हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड वो रैयतवाड़ी ले आए, और फिर महालवाड़ी आई। तो ये कहने का मतलब ये कर वसूलने के चक्कर में जितनी भी आई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
कह रहा है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ कुछ यूँ था कि आप लोगों को जानते हो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें जो उसके बाद कुछ सही लोगों को फांसी दी गई थी। उसी के द्वारा गांधी जी ने, कहने का मतलब ये था कि जो गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता हुआ, समझौते में गांधी जी ने उन लोगों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था, उनसे जनता भारत की नाराज़ हो गई। फिर हुआ 1931 में कराची का अधिवेशन, गांधी जी को इसमें काले झंडे दिखाए गए। क्यों दिखाए गए? तो गांधी जी ने इस पर कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन उसका गांधीवाद नहीं, ऐसा कहा था कुछ, मतलब इन्होंने अपने आप को बताया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी इसी बारे में बात करेंगे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कहेंगे सर जो इसकी अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको याद रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर एसआई वाले। ये इसलिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में क्योंकि इसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। सर्वप्रथम किसमें मौलिक अधिकारों की अगर बात की गई थी वो इसी में की गई थी। कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की बात की गई थी। याद रखेंगे, कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, चलिए इसे दिल्ली समझौता, और इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा सही नहीं है। पहला, साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इस सम्मेलन में गांधी जी ने कराची में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। देखिए ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गांधी जी जो थे, मैं आपको बता दूं, 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें पहले में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, दूसरा जो हुआ उसमें गांधी जी गए थे, और तीसरा जो हुआ उसमें भी गांधी जी नहीं गए थे। ठीक है, इन तीनों में कौन गया था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो इन तीनों में गए थे, याद रखेंगे। तो इसमें जो द्वितीय वाला था, दूसरे वाले इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था कांग्रेस की तरफ से। हाँ, ये दूसरे वाला जो हुआ था उसमें गए थे, ये पहला वाला था, ये पहला है, पहले में नहीं दूसरे वाले में गए थे, याद रखेंगे। अच्छा ये दूसरा वाला हुआ कब था? अगर आपसे डेट पूछे तो याद रखना है आपको, मैं आपको बताता हूँ जो इसकी डेट थी वो सर कौन सी थी। कहेंगे 7 सितंबर से 7 सितंबर 1931 से, ये दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, 1 दिसंबर 1931 तक ये आपका चलना था दूसरा वाला। ठीक है, याद रखेंगे द्वितीय गोल में, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दबा के आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक संयंत्र केस, अलीगढ़ संयंत्र केस, लाहौर संयंत्र केस, दिल्ली संयंत्र केस। तो आपको यादना है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलीगढ़ संयंत्र केस में। ठीक है, इन पर मुकदमा चलाया गया था। इनमें और भी शामिल थे, लगभग कितने 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था, उसमें अरविंद घोष जी भी शामिल थे। ठीक है, ये कब चला? ये अलीपुर, ये अलीगढ़ नहीं सॉरी अलीपुर है। कौन सा था? अलीपुर। अच्छा ये अलीपुर है कहाँ? तो आपको याद रखना ये कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ? कलकत्ता में। कब चला था? तो आपको याद है 18 मई 1908 को ये चला था, याद रखेंगे। ठीक है, 1908 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में सीधा छपेंगे। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन है? दादा भाई नौरोजी, शिशिर कुमार घोष, श्याम कृष्ण वर्मा या एनआरजी? मैं आपको बता दूं राइट आंसर क्या होगा सर, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें, इनकी एक पुस्तक आपसे बहुत पूछी जाती है, नाम क्या है? द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसमें प्रति व्यक्ति आय, कहने का मतलब है इन्होंने उसमें भारत की दशा के बारे में बताया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय घोषणा की थी भारत की, और कितने रुपए थी प्रति व्यक्ति? जो आय थी वो 20 रुपये इन्होंने लगाई थी। ठीक है, ये उस वक्त थी, याद रखेंगे जब अंग्रेजों का शासन था, और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, और उसी धन निष्कासन के सिद्धांत को इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में शामिल किया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं का संपादन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने क्या किया था?
बुद्ध एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं का संपादन किया था। ठीक है, और इन्होंने ही हिंदू महासभा, जो आपके एग्जाम में कई बार आई है, क्या नाम है, हिंदू महासभा की स्थापना की थी। हिंदू महासभा की स्थापना की थी। हिंदू महासभा की स्थापना की थी, याद रखेंगे। ये स्थापना कब की थी इन्होंने? 1915 में इन्होंने स्थापना की थी हिंदू महासभा की। 1915 में इनको महामना की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, इन्हें महामना की उपाधि भी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट कह रहा, भारत में 14 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? धमाकेदार क्वेश्चन है, एक बार दबा के शेयर कर देंगे सब लोग। डेली शाम को 6 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री पर। शाम को डेली, मैं ज़्यादा नहीं कहता लाइक शेयर को, लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डेली क्लास आपको शाम को 6 बजे मिलेगी, आज से ही धुआंधार क्लास। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो याद रखना है हिंदी यूनानियों ने। अच्छा, आपके एग्जाम में एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्के, शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? बताएंगे। शीशे के सिक्के सबसे पहले, शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? कहेंगे सर सातवाहनों ने। किसने? सातवाहनों ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। किसके? शीशे के, याद रखेंगे। और सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, याद रखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन। 325 संघर्ष में शामिल नहीं था। मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद इस वाले क्षेत्र के लिए सबने संघर्ष किया। कन्नौज वाले क्षेत्र में सबके कौन कौन से वंश उसमें शामिल थे? गुर्जर, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंशों में संघर्ष किया, जिसे आप लोग इतिहास में की घटना में 325 संघर्ष के रूप में जानते हैं। इसका जो प्रारंभ था वो गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया था, और इसकी ही क्या हुई थी? इसमें इन्हीं की ही जीत हुई थी, इन्हीं की जीत हुई थी। इसमें शामिल कौन नहीं था? तो आप कहेंगे सर पुष्यभीत जो वंश था ये इसमें शामिल नहीं था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री किसे बनाया गया? मैं बात करूं अंतरिम सरकार की, तो आपको याद रखना है जो अंतरिम सरकार हुई है इसका गठन क्यों हुआ? आप कहेंगे सर स्वतंत्रता जो आंदोलन चला था, स्वतंत्र भारत आंदोलन, इसमें इसके बाद जब 1946 में संविधान सभा तैयार हुई, 1946 में संविधान सभा की बैठक होने शुरू हुई। इससे पहले संविधान सभा मतलब जब तक संविधान बना नहीं था, उसलिए उसी को कानून बनाने के लिए, मतलब उस पर भारत देश पर शासन चलाने के लिए किसका गठन हुआ था सर? अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके जो मुख्य थे वो प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री नहीं, इसके मुख्य जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें लियाकत अली खां को क्या बनाया गया था सर? कहेंगे लियाकत अली खां को वित्त मंत्री का पद दिया गया था। ठीक है, वित्त मंत्री का पद दिया गया था। उसके बाद अब जब हमारा भारत देश आजाद हो गया 1947 में, जो प्रथम हमारे वित्त मंत्री बने थे वो षणमुखम शेट्टी जी बने थे। क्या नाम था उनका? षणमुखम शेट्टी जी नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। करार निम्नलिखित में से बहुत इजी क्वेश्चन है, जीडी वाले यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। करार किस अनुच्छेद के में विधि के समक्ष समता के अधिकार का प्रावधान है? तो आपको याद रखना है विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 में, जो आपका मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल जाति, वंश के आधार पर प्रतिषेध कहा गया है, जो आपके अनुच्छेद 15 में वर्णित है। क्लियर है? चलिए, और ये जो मूल अधिकार हैं इनकी चर्चा भाग 3 में की गई है। 12 से 35 तक इनकी चर्चा संविधान में की गई, भाग 3 में है। ठीक है, बाध्यकारी हैं, आप इनके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय 5 प्रकार की रीतें जारी करेगा, जो आपके मूल अधिकारों का खनन नहीं होने देगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ कुछ यूं था कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 42वां संविधान संशोधन आया, उसके द्वारा 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। कब? 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा का कार्य। फिर 2 साल बाद 4 वर्ष, ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। फिर उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया, और उसके द्वारा फिर से जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष कर दिया गया, और वर्तमान में जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष ही है। ये कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये हुआ था, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे अगला, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। मैं आपको बता दूं, जो भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आपको बता दूं, संसद के दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं, मनोनीत और गैर मनोनीत भी। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एरा कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, गलत हो गया क्योंकि इसमें मनोनीत भी शामिल होता है। अगला कह रहा है संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य तथा विधानमंडल के सदस्य
सदस्य मिलकर, गलत है। इसमें और भी विधान परिषद अगर होती है उसके भी सदस्य मिल जाते हैं, ठीक। संसद के दोनों सदनों से केवल निर्वाचित, ये भी गलत है, और आपका ये भी गलत। तो क्वेश्चन जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। संसद के दोनों सदन, सिर्फ संसद के दोनों सदन, ये वाला भी गलत है, ठीक है, ये वाला भी गलत है आपका। संसद के दोनों सदन से मिलता है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये राज्यसभा का प्रमुख होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, लेकिन ये राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन उसकी जो मुख्य नहीं होता, राज्यसभा के तरफ से कहने का मतलब राज्यसभा का सांसद नहीं होता, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं यूपीएसआई और लेखपाल में कह रहा हूँ गारंटी से छपेगा। अगर लेखपाल में नहीं तो यूपीएसआई में, यूपीएसआई में नहीं तो लेखपाल में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, खासकर लेखपाल में, क्योंकि पंचायती राज का साफ साफ आपके लिए क्वेश्चन दिया गया। कह रहा पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो अशोक मेहता समिति थी वो कब आई, कहेंगे सर ये जो आई थी 1977 में आई। कब आई? 1977 में अशोक मेहता समिति आई। उसके बाद आपको याद रखना है जो ये थुंगन समिति है, ये थुंगन समिति कब आई, कहेंगे सर 1988 में। 1988 में थुंगन समिति आई थी। एलएम सिंघवी समिति कब आई, ये शायद आई थी 1986 में, 1986 में आई थी, 1986 में। अब आई जीके राव समिति, ये आई थी 1985 में। ये कब आई? 1985 में। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले आई अशोक मेहता, उसके बाद आपकी आई थी जीवी के राव समिति, उसके बाद आपकी आई थी एमएल सिंघवी समिति और थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए कह रहा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्यों का प्रस्ताव किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए राष्ट्रपति पर वैसे तो महाभियोग चलाया नहीं जा सकता, अगर किस कारण, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन पकड़ा जाता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तब ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, कहेंगे सर इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है महाभियोग की, ठीक है। कितने प्रतिशत? तो कुल 25% मत चाहिए, कुल 25% राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में यह पारित किया जा सकता है। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अगर आप महाभियोग लगाते हैं तो महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व आप एक प्रस्ताव पारित कीजिए, प्रस्ताव में फिर 14 दिन पूर्व से कहने का मतलब 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अनुमति दीजिए, उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया आप शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा भारत में संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर किया जाता है। देखिए भारत में जो राज्यों की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्यों की, तो मैं आपको बता दूं भारत के संविधान में 280 के अंतर्गत, ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 है, उसमें क्या कहा गया कि 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक है। वित्त आयोग किसमें है? ये आपका 280 में है, अनुच्छेद 280 में, ठीक है। ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत इसको दिया जाता है, ठीक है। और वित्त आयोग के एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? 4 इसमें सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और वित्त आयोग के सिफारिश पर ही, अच्छा आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा, फिलहाल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जब आपको कूट दिए होंगे, वित्त आयोग का कार्य क्या है, क्या कार्य होता है वित्त आयोग का। देखिए वित्त आयोग का एक ही कार्य होता है, वो कार्य होता है वित्त आयोग का राज्यों और केंद्र के बीच में करों का बंटवारा करना ही वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है? राज्य और केंद्र के बीच करों का बंटवारा करना। वित्त आयोग ही सिफारिश करता है कि राज्य को किस प्रकार से कर दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, धमाकेदार क्वेश्चन। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब की है, बताएंगे। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब की है? तो आपको याद रखना है जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है ये आपका 2006 की है, 2006 की है गिद्ध संरक्षण परियोजना, ठीक है। क्यों? क्योंकि विलुप्त की कगार पर हैं, गिद्ध विलुप्त हो जाएंगे, जो जिसको ये खा रहे हैं वो उनकी संख्या बढ़ेगी और फिर तो वो जिनको खा रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। अच्छा, इस वाली पूरी संरचना को समझने के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख लिया है। कैसे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आपको बताना कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, बता नहीं है, गाय, बकरी, भैंस, मोर। तो मैं आपको बता दूं प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है हमेशा ही वो एक शाकाहारी होगा। क्या होगा? शाकाहारी होगा, शाकाहारी हो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। जैसे उत्पादक क्या है? उत्पादक जो होता है वो पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाता है। जो मोर है, मोर आपका एक द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता को अपन लोग सर्वाहारी उपभोक्ता भी कहते हैं, ठीक है। जैसे बाघ एक आपका तृतीय उपभोक्ता के रूप में आता है। अच्छा, और इन सभी को अपघटक, अगर इनका जैसे मान लिया अपघटक जो होता है इनका भी पृथ्वी पर बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। मान लिया जैसे
किसी बड़े जानवर की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसको उसका क्षरण करने के लिए अपघटक का ही कार्य होता है। जो उसके सूक्ष्म टुकड़े होते हैं उनको अपघटक ही खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक बात समझेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से आपको बताना एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सी संधि अलग होती है। मैं आपको बता दूं, एशिया की तरफ से जाता है एशिया की तरफ से जाता है रूस, एशिया की तरफ से जाता है रूस, और उत्तरी अमेरिका की तरफ से आता है अलास्का, उत्तरी अमेरिका की तरफ से आता है अलास्का, और ये बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं जो बोस जल संधि है ये आपकी कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बढ़ती है। और डोवर जल संधि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये रहे थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 25 में से आपने कितना का स्कोर किया जरूर बताएं। शाम को डेली 6 PM पर एक क्लास होती है, जुड़ना ना भूलें। आपके सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए एकमात्र चैनल अड्डा 730 स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।